हेलो हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 11th का फिजिक्स लेके आए हैं, चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन मतलब गति के नियम। बच्चे बोल रहे थे कि सर 11th का अपलोड करिए वीडियो, 11th का फिजिक्स डालिए, तो हम 11th का लेके आए हैं। और आज एक फर्स्ट लेक्चर रहेगा लॉ ऑफ मोशन का, और हमने प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा के रखा हुआ है 11th का चैप्टर 2 जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है, मतलब गति के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि जो गति का नियम होता है न्यूटन को दिया जाता है अधिकार सबसे ज़्यादा, कि न्यूटन को बताया जाता है कि न्यूटन ने गति के बारे में बताया हर चीज़ें। तो हम उसे आज हमारा इंट्रोडक्शन रहने वाला, आज हम अच्छे तरीके से लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे और फिर इसमें एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, और दोस्तों एक बात और है कि रविवार को मैं शाम 7 बजे लाइव आने वाला हूँ। रविवार को शाम को 7 बजे लाइव आएंगे। क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 से 8 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। और वहीं से दोस्तों आएगा, जितना हम करवाएंगे 1 से 8 तक पूरा का पूरा वहीं से ट्यूशन 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th के लिए आएगा। तो आप लोग के जितने भी दोस्त या फ्रेंड जितने भी लोग होंगे क्लास 10th में, तो उनको बता दीजिएगा कि ये चैनल पीएम क्लासेज बाय आकाश सर को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। रविवार को शाम 7 बजे हमारा लाइव क्लास अटेंड कर लेंगे। वहाँ से उनको बहुत सी चीज़ें मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चों जानते हो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब 20 नंबर मतलब बहुत होता है, ठीक। तो आओ हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। क्या है सेशन? सेशन है कि आज का हमारा यह है इंट्रोडक्शन रहने वाला है। इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है सर? देखो, इंट्रोडक्शन का मतलब है कि लॉ ऑफ मोशन आया कहाँ से, क्या है, क्या कहानी है इसकी सर। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे आज इसके बारे में अच्छे तरीके से। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा गति, क्या पढ़ा होगा? गति। तीसरा चैप्टर है मोशन। तो मतलब समतल रेखा में गति या सरल रेखा में गति पढ़े होंगे। तो उसमें होता क्या है कि हम उसमें गति के बारे में जानते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है, अगर उसमें गति होती है तो किसके कारण होता है? अब उसमें भी बहुत बड़ी कहानी थी, क्योंकि गति को समझना, गति को सोचने के लिए क्या हुआ, हमारे बहुत से साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मतलब बहुत लोगों ने बताया। तो हम उसमें से थोड़ा जो लोगों ने इम्पोर्टेंट थिंकिंग बातें बताई थी, हम उनके बारे में चर्चा भी करेंगे यहाँ पे। तो हम थोड़ा गति के बारे में अगर बताएं तो हम जानते हैं कि गति का होना या ना होना, मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है। अगर हमें उसे कंफर्म करना है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंफर्म होना चाहिए, कि मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हुए हमें बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। जैसे कि अगर हम कहें आपसे कि हमारा निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? निर्देश तंत्र। जैसे हमारा निर्देश तंत्र जो बोलेगा, जैसे मैं कहाँ पे हूँ, मान लो पृथ्वी पे हो, तो तुम्हें सब जगह, जैसे मान लो ये क्या है, बोर्ड है, बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा है? विराम की अवस्था में, ठीक है। अब ये मार्कर कैसे दिखाई दे रही है? विराम की अवस्था में। तो जितने भी चीज़ें होंगी तो क्या होंगी? विराम की, मतलब अगर हम देख रहे हैं पृथ्वी पे स्थित है, इस अर्थ पे स्थित है, वहाँ से देख रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट हमें किस कंडीशन में दिखाई दे रही हैं? विराम की अवस्था में दिखाई दे रही हैं। अगर यही हम क्या करें, हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दें, निर्देश तंत्र बदल दें। अगर अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अंतरिक्ष पर अगर चले जाएँ तो देखेंगे पृथ्वी ऐसे घूमती है। अंतरिक्ष से क्या दिखाई देता है? पृथ्वी ऐसे घूमती है, और पृथ्वी पे जितने भी वस्तुएं उपस्थित हैं, सभी वस्तुएं भी पृथ्वी के साथ इस तरीके से घूमती है। मतलब कि मार्कर भी इस तरीके से घूमेगा, ये बोर्ड भी इस तरीके से घूमेगा। तो सभी वस्तुएं, अभी हमें जब मैं अर्थ पे था तो कैसा दिखाई दे रहा था? रेस्ट की कंडीशन में। जब मैंने अंतरिक्ष से जाके देखा तो ये इस तरीके से घूमती हुई हमें नज़र आ रही है। मतलब कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, तो हमारा ये रेस्ट की अवस्था में जो पहले दिखाई दे रहा था रेस्ट की कंडीशन में, वो अब कैसे दिखाई देने लगा? मोशन की कंडीशन में। तो दोस्तों वहाँ से ही ये सब बातें हुई थी, मोशन से ही स्टार्ट हुआ था। तो गति जो होता है
मतलब जो हम गति के नियम पढ़ेंगे हम वहीं से स्टार्ट था कि जो गति होता है, अगर जैसे कि हमारे एक दार्शनिक थे जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है दोस्तों? अरस्तु नाम है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताया कि जैसे बोले कि अगर कोई भी चीज़ें चल रही हैं तो गति की कंडीशन में है। और अरस्तु के बाद मतलब अरस्तु ने बहुत सी चीज़ें को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो बताया तो बहुत चीज़ें था ना, स्टार्ट तो उन्होंने कहानी की। फिर उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो आया, बोले देखो ऐसा है भाई कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन की कंडीशन में है, मतलब गति की कंडीशन में है, तो वह ऑब्जेक्ट गति की कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। अब बात एक बात आई कि गैलीलियो ने इतना कह के एक्सपेरिमेंट दे के चले गए। अब न्यूटन ने बस थोड़ा सा चेंज किया था। न्यूटन ने क्या बोला कि न्यूटन ने बोला ऐसा है कि अगर हम उस पर जो बल लगाएंगे, हम बल लगाएंगे कहाँ से? जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है, अगर उसको हमें रेस्ट की कंडीशन में लाना है तो हम उसको रेस्ट की कंडीशन में लाएंगे तो कहाँ से फोर्स लगाएंगे? न्यूटन ने यही चीज़ें बता के वो अपना नियम दे दिए। और हाल ही हम जानते भी हैं न्यूटन के नियम को, एक जड़त्व का नियम होता है उसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो आओ हम स्टार्ट करते हैं आज का इस इंट्रोडक्शन का। धमाकेदार इंट्रोडक्शन का आगाज़ रहेगा। हम सब आज इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, बस हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है ना भाई? लेक्चर फर्स्ट में तो हम चलते हैं आगे। तो आप लोग दोस्तों पेन कापी लेके बैठे रहिए, इंट्रोडक्शन सुनिए आराम से। अपलोडेड वीडियो आपको मिलता है, मालूम है आपको, या तो दोपहर की तरह समय में, या तो आपको मॉर्निंग में मतलब 6 साढ़े 6 बजे, या तो आपको 11 से 12 के बीच में वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है हमारी। आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है? और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, उनसे बोलिए कि आप हमारे साथ जुड़िए। और आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा आपको, यहाँ पे हर चीज़ें आपको, हर सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा वीडियो। तो आप लोग तैयार रहिए, हम आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के आगाज़ को, लॉ ऑफ मोशन को। हमने बोला कि इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, थोड़ा पहले कंडीशंस देख लेते हैं। इसमें पहली बात अगर बात करें तो अरस्तु की भ्रमरता। पहली बात करें तो क्या होता है दोस्तों? एक मिनट। अरस्तु की भ्रमरता क्या होती है? अरस्तु की भ्रामकता यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। अरस्तु की भ्रामकता। भ्रामकता का मतलब होता है कि जैसे अरस्तु ने क्या बताया, क्या देखा, हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बातें क्या होती है दोस्तों? दूसरी बातें हैं गैलीलियो गैली का प्रयोग। गैलीलियो गैली का प्रयोग। गैलीलियो गैली का प्रयोग। हम क्या देखेंगे? गैलीलियो गैली का प्रयोग, कि गैलीलियो ने क्या प्रयोग दिया था, गैलीलियो गैली ने क्या प्रयोग दिया था, हम इसके बारे में जानेंगे। तीसरी कहानी क्या है इसमें? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के तीसरे बारे में क्या बात करेंगे? न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम के बारे में। ठीक है? अब देखो न्यूटन के जो गति की नियम होती है वो 3 होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 3 होती हैं। पहला होता है प्रथम नियम। अगर हम बात करें तो प्रथम नियम, दूसरे में द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में ही हम यहीं पे पढ़ते हैं बल। हम द्वितीय नियम में ही क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बल के बारे में पढ़ते हैं। यहीं से हम जानते हैं कि बल के बारे में, अभी हम बल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो F बराबर हमारा क्या होता है? ma होता है। अगर हम तृतीय नियम में बात करें इनके, न्यूटन के थर्ड नियम में जानते हो नॉर्मली है, तृतीय नियम सब लोग जानते हो। तृतीय नियम अगर हम आगे चलते हैं इसमें फोर्थ में अगर हम बात करें तो फोर्थ में क्या रहने वाली है कि रैखिक संवेग। आपको मालूम होगा रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या होगा दोस्तों? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम।
रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, ये हमारा चौथा है। अगर हम पांचवी बात करें तो बलों की साम्य अवस्था, हम समझेंगे बलों की साम्य अवस्था के बारे में। बलों की साम्य अवस्था, बलों की साम्य अवस्था। अब छठवीं बातें अगर हम समझते हैं तो छठवीं बातें हम समझ सकते हैं, जैसे कि वर्तुल गति या वृत्ति गति। क्या समझ लेते हैं? वर्तुल गति या वृत्ति गति। वर्तुल गति या वृत्ति गति के बारे में हम समझें। तो हम इस चैप्टर में दोस्तों इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले अरस्तु की भ्रमणता के बारे में पढ़ेंगे कि अरस्तु ने क्या क्या देखा। देखो, अरस्तु एक दार्शनिक थे। क्या थे? एक दार्शनिक थे। इनको मालूम होगा कि आपको कि जीव विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। तो अरस्तु एक दार्शनिक थे, ठीक है। इन्होंने जो चीज़ें देखा उस चीज़ों को एक तरह से उन्होंने एग्जाम्पल द्वारा समझाया लोगों को, और कुछ चीज़ें बताई। अरस्तु के अगर हम गति के बारे में या बल के बारे में अगर हम बात करें, मोशन के बारे में, तो मेन इनको तो दर्जा अरस्तु को दिया जाना चाहिए। बस न्यूटन ने तो दोनों के बातें को एक मतलब इकट्ठा किया और उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके क्या हुआ, पूरा श्रेय ले लिया, ठीक है। अब अरस्तु के बाद हमें क्या पढ़ना है? गैलीलियो गैली का प्रयोग। अरस्तु के बाद कौन आए थे? गैलीलियो गैली ने आए थे। गैलीलियो गैली आकर के उन्होंने अपना प्रयोग दिया। फिर वहाँ से कौन आया? न्यूटन आए, और न्यूटन ने अपने 3 नियम दे दिए गति के। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। प्रथम नियम, द्वितीय नियम में उन्होंने बल के बारे में एक्सप्लेन किया, F बराबर ma, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। तृतीय नियम, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। उसके बाद बलों की साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, वर्तुल गति, और उसके बाद वृत्ति गति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इतने चीज़ें के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमारा लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर के अंतर्गत रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अरस्तु की भ्रमणता क्या थी, हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि क्या बताया अरस्तु ने, ठीक है ना। तो अरस्तु की भ्रमणता के बारे में समझते हैं। अरस्तु ने किस तरीके से सबको ये चीज़ें एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिए, ठीक। चलिए, तो हम चलते हैं सबसे पहले इनके बारे में। अरस्तु की भ्रमणता, इनके बारे में चलेंगे भाई। अरस्तु की भ्रामकता। अब अरस्तु ने भ्रामकता में क्या बताया, अब थोड़ा ध्यान से समझना। अरस्तु ने बोला कि जैसे कोई भी अगर एक नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील है, मतलब गति की अवस्था में है, तो जैसे ऐसे समझो पहले कि मान लो, ऐसे समझो, थोड़ा ध्यान समझना। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, थोड़ा चित्त ध्यान समझना। कि मान लो, क्या नाम दें इसका, क्या सुंदर है ना, हम नाम देते हैं। मान लो एक आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट, एक आलिया भट्ट। क्या बात सर, आप तो मजाक कर रहे हैं। देखो, इतना बढ़िया ड्राइंग तो बनाते नहीं हैं। फिलहाल हम ड्राइंग की कोशिश कर रहे हैं। मान लो इसका ये हाथ होता है, सपोज दैट हैंड टू अर्थ है। क्या कि यहाँ पे एक गाड़ी है, याद है पहले जैसे डिब्बा ले लेते थे हम लोग बचपन में,
और इस तरीके का गाड़ी लेकर के क्या करते थे, खींचते थे। ऐसे बना लिए बॉक्स का, डिब्बा उब्बा ले लिए, उसको काट करके और उसके चक्के उक्के लगा करके उसमें रस्सी बांध देते थे और रस्सी बांध के खींचते हुए जाते थे। ये देखो जैसे खींचते हुए जा रही है। कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट मान लो, क्या दिक्कत है, आलिया भट्ट है। अब है क्या, थोड़ा ध्यान समझना। अरस्तु ने क्या बोला, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये इसको खींच रही है, इसको, इस गाड़ी को ये खींच रही है। कौन? आलिया भट्ट। अपनी तरफ पकड़िए। तुमको क्या लग रहा है, तुम्हें से अगर क्वेश्चन करे, एक नियत वेग से इसको खींच रही है, जो गाड़ी है ना, इसको एक नियत वेग से खींची या उसको गति दिया गया। अब इसको खींच, अगर हम तुमसे क्वेश्चन करें, क्या आलिया भट्ट को, यहाँ आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको बताना भाई, क्या आलिया भट्ट को, क्या आलिया भट्ट को, अब देखो ये जो हमारा कार है ना, क्या आलिया भट्ट को कार को गति में बनाए रखने के लिए, आलिया भट्ट को कार को गति में बनाए रखने के लिए, गति में बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, मैंने क्या बोला कि क्या आलिया भट्ट को कार को गति में बनाए रखने के लिए, मतलब क्या चीज बनाए रखने के लिए बल लगाना चाहिए या नहीं, बल लगाना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन, मेरी बातें ध्यान समझना। मैंने क्या बोला, तुम्हारे माइंड में एक चीज आ गया, सर बिना बल लगाए थे खींच पाएगी ही नहीं। क्यों? इसमें दो ऑप्शन है ना, एक हाँ एक नहीं। मैंने क्या बोला, अरस्तु ने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी व्यक्ति अगर एक नियत वेग से या नियत वेग से उसको अगर गति करा दिया जाए फ्री स्पेस में, अगर उसको एक नियत वेग से गति करा दिया जाए, तो क्या उस ऑब्जेक्ट पर, जैसे हमने बोला, क्या आलिया भट्ट को कार को गति में बनाए रखने के लिए, अभी कार किस है, एक समान नियत वेग से गति में है। अब वही चीज हो रहा है कि क्या आलिया भट्ट को इस कार को गति में बनाए रखने के लिए क्या और बल लगाना चाहिए या नहीं। तो बहुत बच्चों का आंसर रहता है यस सर, लगाना चाहिए। लेकिन यहीं पे अरस्तु की जो भ्रमकता है, अरस्तु की भ्रमण में तुम बदल गए, भ्रमण में तुम भ्रमण गए, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। इसमें होता क्या है कि बच्चे समझ नहीं पाते इसको, कि जब एक कह रहा है कि ये जो कार है ना, ये कार एक नियत वेग से गति कर रही है पहले से, और इस जगह पे गति कर रही है। जैसे मेरी बात समझो, अगर हम इस कार को एक सरफेस स्पेस ऑफ एरिया में, एयर में अगर गति करा दे स्पेस में पूरे, तो होगा क्या, एक बार अगर हम गति करा दिए तो गति करते 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 रहेगी, क्योंकि अनंत तक करते रहेगी, चाहे जहाँ तक ले जाओ उसको करती रहेगी गति। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि आलिया भट्ट को कार को गति बनाए में रखने के लिए बल नहीं लगाना पड़ेगा। क्या नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों? बल नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर है? बल नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो कार है ना, ये एक नियत वेग से गति कर रही है, और इस कार को अगर हम इस कार को क्या कर दें, अगर हम इस कार को फुल ऑफ स्पेस में कर दें, तो फुल ऑफ स्पेस में अगर इसको रख दें, क्या होगा, एक नियत वेग से गति करते 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 अनंत तक जाएगी। ऐसे ये रुकेगी नहीं, क्योंकि रुकेगी तब तो, अब तुम बोलोगे सर यही बात तो वहाँ कंफ्यूज था, यही बात तो अरस्तु ने बता नहीं पाया, कि जैसे कि देखो ध्यान, मेरी बातें ध्यान समझना। यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे ए इसको फोर्स लगा रही है, ए इस पे फोर्स लगा रही है, अब आगे ए भी जा रही है, लेकिन जैसे ये लड़की जो आलिया भट्ट इस कार पे फोर्स लगाई, ये बल तो लगा रही है, लेकिन रीजन क्या हो रहा है, अरस्तु ने बोला, अरस्तु को समझ नहीं आए, ये तो बल लगा रही है, बल लगा रही है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ से घर्षण बल भी लग रहा था, और वो जो उसके द्वारा जो बल लगाया गया था और वो घर्षण बल द्वारा जो बल लग रहा था, दोनों में अपन खत्म हो गए। बचे क्या? बचा तो कुछ नहीं। तो इसीलिए अपने एक नियत वेग से गति करती 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 चली गई।
तो यही रीजन था। तो अरस्तु ने यही चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने बस यही बताया कि अगर ये किसी को खींचेगी, अगर आलिया भट्ट एक कार को अगर गति बनाए रखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी अगर पर्सन अगर उसको क्या करता है, खींचता है अगर लगाने के लिए, तो क्या होगा ना कि उस पर वो बल नहीं लगा सकता। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, इसका अगर हम फुल ऑफ सरफेस में छोड़ दें, मतलब पूरे एक एरिया ले लें जहाँ स्पेस पूरी हो, अगर उसमें होगा क्या जानते हो, ये जो जैसे कि ऐसे समझो, नॉर्मली ये तुम्हारे हाथ हैं, जैसे ऐसे समझो तुम्हारे हाथ हैं, अगर हम इस हाथ को ऐसे करें ऐसे, तो क्या होगा, स्मूथ होंगे, आराम से होंगे, घर्षण होंगे, ऊष्मा उत्पन्न होती है, पड़े हो। अब होगा क्या, अगर हम इसी हाथ को ऐसे करें ऐसे इस तरीके का, तो क्या होगा, इसमें थोड़ा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे क्या हैं, प्लेन है। अब होता क्या है कि अगर हम फ्री ऑफ स्पेस में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नियत वेग से गति से छोड़ दें, तो उस पर हमें गति मतलब उसमें बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप एक नियत वेग से क्या होगा, गति करती रहेगी। तो क्लियर है कि नहीं आता है, बोलो भाई क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो इनका स्टेटमेंट क्या था अरस्तु का, अरस्तु ने बोला कि वास्तव में वस्तु गतिशील रखने में, वास्तव में वस्तु को गतिशील रखने में, हम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वास्तव में वस्तु को गतिशील रखने के लिए, मैंने क्या बोला, वास्तव में वस्तु को गतिशील मतलब वास्तव में वस्तु को गतिशील रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। गतिशील रखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, बल की आवश्यकता नहीं होती। यही अरस्तु ने बताया। उन्होंने क्या बोला, अरस्तु ने बोला कि किसी भी वास्तव में वस्तु की गतिशील रखने के लिए, वास्तव में वस्तु को गतिशील रखने के लिए हमें बल की आवश्यकता नहीं होती। अब घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसके विरुद्ध, अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट बोलें तुम्हें, तो घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए, घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। अब मेरी बातें समझ, मैंने क्या बोला तुम्हें, जब मैंने अपने हाथ को इस तरीके से किया, ये स्मूथ ही हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। अगर हम इसी हाथ को अपने इस तरीके से करें तो क्या होगा, हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल उत्पन्न होगा, घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, फोर्स। तो वही कह रहा है कि वास्तव में वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए हमें बल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम पूरे स्पेस में अगर छोड़ दें उसको, वस्तु को एक नियत वेग से गति करा के, तो वस्तु चलती 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 जाएगी, क्योंकि उसको बल की आवश्यकता ही नहीं है। बल की आवश्यकता तब होगी कहाँ पे, जहाँ पे घर्षण के विरुद्ध हमें कुछ चीज़ें कार्य करने के लिए, अगर हम घर्षण के विरुद्ध कार्य कराना है तो वहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल की आवश्यकता पड़ती है। तो इतनी बातें क्लियर है दोस्तों। तो अरस्तु की जो भ्रमणता थी, यही कुछ कहानी था, उन्होंने यही चीज़ें बताया जो यहाँ पे हमने तुम्हें बोला कि अगर हम इस कार को खींचेंगे तो इस पर कोई भी फोर्स लगेगा ही नहीं। क्या होगा, एक कार जो है ना एक नियत वेग से चल रही है, कैसे चल रही है, एक नियत वेग से गति कर रही है, और इसको जब हम स्पेस में छोड़ देंगे एक कंटिन्यूटी नियत वेग से चलती रहेगी। तो क्लियर है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कुछ चीज़ें नोट करना हो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हो गया, ठीक। तो दूसरा क्या था, दूसरी अगर हम बात करें बातें, तो दूसरी बातें हैं भाई यहाँ पे कि गैलीलियो गैली का प्रयोग, गैलीलियो ना, क्या लिख रहा हूँ, क्या सर क्या कर रहे हैं, गैलीलियो गैली का प्रयोग।
अरस्तु तो बहुत नॉर्मल व्यक्ति थे, लेकिन गैलीलियो गैली का जब फोटो देखोगे तो एकदम बढ़िया स्मार्ट, एकदम कोट वोट पहन के चश्मा उश्मा लगा के एकदम वीआईपी खिंचाए उचाए हुए हैं, ठीक है ना। तो एक स्टाइलिश आदमी थे। तो गैलीलियो गैली ने कहा क्या, उन्होंने कुछ चीज़ें लिया, बहुत ध्यान समझना थोड़ा। गैलीलियो जो गैली थे ना, उन्होंने कुछ चीज़ें लिया, जैसे कि मान लो इस तरीके का उन्होंने कुछ चीज़ें लिया ऐसे, और एक उन्होंने फिर और लिया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में लिया। उन्होंने बोला क्या कि ए वाला जो कोण है मान लेते हैं 30 डिग्री है, और ए वाला कोण भी मान लेते हैं कितना है 30 डिग्री। नॉर्मली एक बात करें, ठीक। उन्होंने बोला क्या कि ये जो इसकी जो ये सतह है ये घर्षणहीन है। ये सतह कैसा है, घर्षणहीन सतह है। उन्होंने बोला ये जो सतह है ये सतह कैसी है, घर्षणहीन है। और उन्होंने एक आनत तल लिया, क्या लिया, आनत तल लिया। आनत तल का मतलब होता है इंक्लाइन। उन्होंने क्या लिया दोस्तों, आनत तल लिया, ठीक। अब आनत तल में उन्होंने बोला क्या, मेरी बातें थोड़ा ध्यान से गौर से समझना। और उन्होंने जब एक घर्षणहीन ये जो स्पेस दिखाया, जो ये सतह दिखा रहे हैं इसका, ये क्या है, एक आनत तल है, और ये क्या है, एक सतह है। सतह का मतलब होता है घर्षणहीन सतह है, ठीक है। इस पे घर्षण नहीं, तो यहाँ पे घर्षण का प्रयोग नहीं। उन्होंने किया क्या कि इसको पूरे को इस तरीके से उन्होंने निर्वाहित या तो निर्वातित या निर्वाहित ऐसे कुछ लिए थे, निर्वातित, निर्वातित ले सकते हैं। उन्होंने बोला है निर्वातित चैम्बर है। उन्होंने क्या लिया, निर्वातित चैम्बर। मेरी बातें थोड़ा ध्यान समझना। गैलीलियो गैली ने क्या बोला, इतनी कहानी करने के बाद उन्होंने क्या लिया, निर्वातित चैम्बर लिया। अब उसके बाद उन्होंने किया क्या, एक बॉल लाए और आनत तल पे यहाँ पे रखा। क्या लाए, एक बॉल लाए और आनत तल पे रखा। बॉल यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आई, फिर यहाँ से चलते 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 यहाँ पे पहुँच गई। मेरी बातें ध्यान समझना थोड़ा, यहाँ पे गौर से। एक कंफ्यूज होने वाली चीज़ें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि उन्होंने एक बॉल लाया और इस आनत तल पे रखा, तो क्या होगा, यहाँ से नीचे जाते जाते जाते, अब देखो, अब यहाँ पे जब इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है, स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रही है। जैसे जैसे नीचे जाएगा बॉल, वैसे वैसे इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और एक समय नीचे हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और फिर जब हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, फिर ये इस तरीके से जाने लगेगी। मतलब वो गतिज ऊर्जा जो रहेगी उसमें एनर्जी हो जाता है, फिर ऊपर की तरफ उसको भेज देता है। ये सरफेस कैसा है, ये घर्षणहीन सरफेस है। मतलब कि इस पे कुछ भी भेजो ये विरोध नहीं करेगा, और इस पे हमें बल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ से देखो छोड़ा, डुडू 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 करते हुए यहाँ पे पहुँच गया। कैसे पहुँचा, हमने क्या बोला, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इसका है, और जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है, जैसे गुरुत्व की तरफ आएगा उसकी गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर वैसे वैसे कहाँ पे पहुँच जाएगी, फिर अपने पॉइंट पे पहुँच जाएगी, स्थितिज ऊर्जा पे पहुँच जाएगी। तो मेरी बातें थोड़ा और समझना यहाँ पे, जैसे कि बारे टंकी देखे हो, टंकी वैसे घर पे पानी टोटी वोटी लगा रहता है, टंकी में जब बंद रहे और उसके बाद जब टोटी ऑन करते हो, देखते हो कि पानी नीचे आने लगता है, क्योंकि जो टंकी होता है ना वो गुरुत्व से थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित होता है। तो उस पर गुरुत्व का जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है, और नीचे गतिज ऊर्जा रहती है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या होता है, यहाँ से जब स्थितिज ऊर्जा जब बाल को छोड़ा जाता है और धीरे धीरे सरफेस पे आती है आनत तल पे, और उसके बाद फिर क्या होगी, नीचे आने के बाद फिर एक बार ऊपर की तरफ धीरे धीरे पहुँच जाती है। एक कौन बता रहा है, एक गैलीलियो और गैली ने एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, मेरी बातें थोड़ा ध्यान समझना। उन्होंने बोला अगर नॉर्मली मान लो अगर हम इस एंगल को बढ़ा दें, क्या कर दें, इस एंगल को बढ़ा दें। अगर हम इस एंगल को बढ़ाते हैं तो सेम केसेस वही होगा, यहाँ से बॉल आएगी, यहाँ से बॉल आएगी, और फिर होगा क्या, फिर एक घटना होगी,
कौन सी घटना होगी सर? ये बॉल फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। शायद फिगर गड़बड़ हो गया तो ठीक ही है। अगर मेरी बात समझना, अगर हम इसके कोण को थोड़ा कम कर दें, अगर हम इसके कोण को थोड़ा कम कर दें, 50 डिग्री कर दें 60 से, तो क्या होगा कि इस बॉल का जो वैल्यू होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी। क्या होगी? थोड़ा बढ़ जाएगी, मतलब आगे की तरफ हो जाएगी। अगर हम इस ड्राइंग को अगर यहाँ पे बना दें, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना इस चीज से। 1 मिनट। चलो, अगर ये 60 डिग्री था, पहले बॉल यहाँ थी, जैसे हमने इसका एंगल को कम किया, बॉल इससे क्या हुई? थोड़ा सा ज़्यादा गई, थोड़ा सा इससे ज़्यादा दूर गई। अगर हम इसके एंगल को और कम कर देते हैं तो बॉल इससे भी कहाँ जाएगी दोस्तों? इससे भी ज़्यादा जाएगी, तो दूर जाती है। एक समय होता क्या है कि ये बिल्कुल इसके समानांतर हो जाती है और बॉल क्या होती है? बॉल अनंत तक चलती रहती है। कौन बता रहा है? ये गैलीलियो ने बताया। गैली ने अपना प्रयोग में करके बता रहे हैं, जब हम आनत तल से किसी बॉल को छोड़ते हैं, मेरी बातें ध्यान समझना, जब हम ऊंचाई से किसी बॉल को छोड़ते हैं तो वहां पे उसकी स्थितिज ऊर्जा रहती है। अब जब जैसे गुरुत्व की तरफ आता है तो उसमें, उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित होने लगती है, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में बदलने लगता है। जैसे नीचे आ जाता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में पा जाता है, और फिर उसको ऊपर जब भेजे तो फिर वो धीरे धीरे, जब से गतिज ऊर्जा में होता है उसके अंदर पावर ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हो जाती है, और फिर वो नीचे से उठा करके क्या कहता है? बॉल को ऊपर की तरफ आनत तल में कर देता है। अब है क्या यार, हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तल है कैसा? आनत तल है। और एक तो बातें हैं, ये जो सतह है एक घर्षणहीन है, इस पे घर्षण है ही नहीं। जब मैंने अभी बताया, जब जहाँ पे घर्षण ही नहीं रहता वहाँ पे बल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? तो इनका स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने कथन क्या बोला? गैलीलियो ने कथन में बोला कि किसी वस्तु पे जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, गैलीलियो ने बोला कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वह अपनी गति स्थिति बनाए रखती है, तब तक वह अपनी स्थिति गति में बनाए रखती है। मेरी बातें ध्यान समझना। गैलीलियो ने क्या कथन बोला? किसी भी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब बात यही फंसी, न्यूटन के और गैलीलियो के थ्योरी में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं था। गैलीलियो ने बोला कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उसकी स्थिति जो होगी वो गति की अवस्था में रहेगी। मतलब या तो नॉर्मल बोल सकते हैं, तब तक वह अपनी गति की स्थिति बनाए रखती है। जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने बोला कि ये जो हम बाह्य बल लगाएंगे कहाँ से? बाह्य बल कहाँ से लगाएंगे? इसे हम अपने द्वारा लगा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा लगा सकते हैं, तो ये बाह्य बल हो गया। तो न्यूटन ने आकर के एक्सप्लेन दे दिया और न्यूटन ने अपना नियम दे दिया। तो हम कथन इसका लिखेंगे, ये आप लिख सकते हो, कुछ समझना है तो लिख लो। तो फिर हम इसका कथन लिखवा देते हैं। यहाँ लिख दें क्या? यहाँ दिखाई देगा क्या? बोलो। यहाँ हम लिख देते हैं कथन। किसका कथन है दोस्तों? गैलीलियो और गैली का। उन्होंने क्या बोला? गैलीलियो और गैली ने बोला किसी भी वस्तु पर जब तक किसी भी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल, जब तक कोई बाह्य बल, कौन सा बल दोस्तों? बोलो। बाह्य बल नहीं लगाया जाता, बाह्य बल नहीं लगाया जाता, तब तक वह अपनी उसकी जो क्या अपनी, अब अपनी का मतलब है कि अपनी गति की स्थिति बनाए रखती है, अपनी गति की स्थिति बनाए रखती है। यही गैलीलियो का कथन था। गैलीलियो का स्टेटमेंट यही था कि किसी भी वस्तु पर जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह
अपनी गति की स्थिति को बनाए रखती है। गैलीलियो ने यही स्टेटमेंट नहीं दे पाया कि वह बाह्य बल हम कहाँ से लगाएंगे, यही न्यूटन ने बस स्टेटमेंट दे करके उन्होंने अपना नियम दे दिया कि हमने तीनों नियम दिए थे, ठीक है ना। तो एक गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, इन्होंने इतनी चीज़ें किया था। आनत तल लिया, आनत तल से ऊपर से जब उन्होंने बॉल को गिराया तो बॉल आराम से लुढ़कते हुए कहाँ पे आ गई, नीचे की तरफ आती है और फिर नीचे से धीरे 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 कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर की तरफ पहुँच जाती है जिस पॉइंट पे बॉल थी। मैंने नॉर्मली बोला ऊपर की तरफ क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे वो नीचे पे आती है गुरुत्व की तरफ तो क्या होता है उसमें गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है और नीचे पहुंचते ही उसमें गतिज ऊर्जा हो जाता है और बहुत एनर्जी हो जाती है और फिर वो धीरे 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 गतिज ऊर्जा की सहायता से ऊपर पहुंचती है और फिर क्या होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इसको कथन को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, तो अभी भी इंट्रोडक्शन ही रहेगा, नॉर्मली बेस पे आज इंट्रोडक्शन है। लेक्चर 2 में हम इस चैप्टर को और धमाकेदार से स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर क्या रहने वाला है दोस्तों, बल हम समझते हैं कि बल है क्या, क्या समझते हैं बल। कि बल क्या है, अगर हम यहाँ पे हेडिंग लगाएं तो हेडिंग हमारा रहने वाला है बल, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स या FORCE, क्या बोलते हैं, फोर्स। देखो बल का मतलब होता है गति का कारक या गति का कारण। गति का कारण क्या है, गति का कारण ही है बल। हमने चैप्टर 3 में बोला था, हालांकि हम बल के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन गति का जो मेन कारण होता है बल ही होता है, जो अरस्तु ने बताया था, गैलीलियो ने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। हम वो भी वही चीज़ें के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बल और क्या होता है, जैसे हम बोले कि अगर हम नॉर्मली मगर इसका परिभाषा बोलें, डेफिनेशन, कि गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है। बल को हम क्या बोल सकते हैं, हम बल को बोल सकते हैं कि गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है, परिवर्तन का कारण है। बल क्या है, मैं नॉर्मली बोला ना, गति का कारण ही क्या कहलाती है, बल। जो गति होती है, हम इस पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो मोशन है और बल के कारण ही है। मैंने वही चीज बोला, गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है बल। गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो बल के कारण ही हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंचता है, अगर इस पॉइंट बी पे पहुंचती है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये महिला कोई खड़ी है। अब ये महिला यहाँ से चलते 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 पॉइंट बी पे पहुँच जाती है और जब पॉइंट बी पे पहुँच जाती है तो मतलब इसके गति में परिवर्तन हुआ स्थिति में। पहले यहाँ पे थी, बाद में यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुँचती है। तो वही कह रहे, गति की अवस्था में जो परिवर्तन होती है वही परिवर्तन क्या कहलाता है, बल कहलाता है। या हम बल को एक तरह से और बता सकते हैं कि वह धक्का अथवा खिंचाव, वह धक्का अथवा खिंचाव, यहाँ पे अगर बताएं हैं, एक मिनट, क्या बोल सकते हैं बल की एक डेफिनेशन और हम अथवा करके बोल सकते हैं, वह धक्का अथवा खिंचाव। ठीक दोस्तों, मैंने क्या बोला कि वह धक्का अथवा खिंचाव जो वस्तु की गति की अवस्था, खिंचाव जो वस्तु की गति की अवस्था, जो वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, या करने का क्या करता है,
प्रयास करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, बल कहलाता है। बल या तो बोल सकते हैं कि गति की अवस्था में परिवर्तन का जो कारण होता है वो बल होता है, या तो वह धक्का अथवा खिंचाव। बल वह है, क्या है कि वह धक्का अथवा खिंचाव। अगर हम किसी चीज को धक्का दें, ऐसे धक्का दें इस तरीके से, तो क्या होगा, एक बल होगा। अब मेरी बात समझना, अगर हम किसी चीज को नीचे से बांध करके रस्सी से अगर हम खींचें ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, खिंचाव होगा। ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट में कोई एक रस्सी बांध ले और हम इसको, कोई भी पिंड है उसमें अगर हम धागा बांध करके उस पिंड को अगर ऊपर खींचेंगे तो रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है और उसी तनाव को हम खिंचाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिंचाव बोलते हैं। तो खिंचाव जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। जैसे कि तुम दीवार को धक्का दो, ठीक है ना, दीवार को सोचो कि हम पकड़ करके वहां से खिसका के दूसरी जगह कर दे, हम क्या कर रहे हैं, उस पर बल तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार खिसक नहीं रही, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि दीवार को ठेल रहे हो कि दीवार गिर जाए या दीवार को उठा के वहां से वहां दूसरी जगह कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बल तो हम लगा रहे हैं लेकिन उसको जितना बल चाहिए हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, प्रयत्न है, प्रयास कर रहे हैं कि उसकी कंडीशन को, किस अवस्था में है, इस रेस्ट की कंडीशन में है, हम उसको उठा करके मोशन की कंडीशन में कर दें। लेकिन क्या होता है कि उसका जो अंदर से जो आंतरिक बल है वो हमारे बाह्य बल को नष्ट कर देता है। आगे चलते हैं तो क्या होता है, हमारा बल का डेफिनेशन चाहे आप ए लिख सकते हैं, चाहे आप ए लिख सकते हैं कि वह धक्का अथवा खिंचाव जो वस्तु की गति की अवस्था, जो वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन करता है, कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बल कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें अगर हम पहला पॉइंट बात करें तो हम बल को F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से, इससे प्रदर्शित करते हैं हम बल को, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पॉइंट में बात करें तो F बराबर होता है दोस्तों ma। F बराबर क्या होता है, ma, जहां F बल होता है, m द्रव्यमान होता है और a क्या होता है दोस्तों, ये त्वरण होती है। अभी हम F बराबर ma गति के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे हाल ही, अभी हम बता देते हैं, वैसे नॉर्मली बता दिए हैं। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो बल एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है दोस्तों, सदिश राशि। इसका अगर हम मात्रक बात करें तो न्यूटन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस पद्धति में होता है मेरे भाई, एमकेएस पद्धति में होता है। किस यूनिट में होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर प्रति में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड किलोग्राम, हाँ ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों यूनिट तुम्हारे एमकेएस में हो जाएंगे। अगर हम इसकी सीजीएस में यूनिट बात करें दोस्तों, किसमें बात करें, सीजीएस में, तो सीजीएस में हो जाता है इसकी यूनिट डायन। क्या हो जाता है, डायन। अगर हम यहीं पे बात कर लें तो 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डायन। क्या होता है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, आएगा क्लास 11 वाले, याद रखना। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डायन होता है। अगर हम बात करें आगे, थोड़ा स्पेस एडजस्ट कर लेना, चौथा तो हो गया सर, 5वां पॉइंट होगा। 5वें पॉइंट पर हम बीमा बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका बीमा होता है MLT के पावर -2। क्या होता है, MLT के पावर -2 होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि बल क्या है, बल गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है। बल क्या है, बल धक्का या खिंचाव है, मतलब कि बल ही तो है। हम जब भी पढ़ेंगे श्यानता बल, गुरुत्वीय क्षेत्र बल, मतलब देखो श्यानता, घर्षण, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, बस अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसको। बल के तो कई नाम हैं लेकिन हम 4-5 आपको बताए हैं। जैसे श्यानता बोल सकते हैं, प्रत्यानयन बोल सकते हैं, गुरुत्वीय बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, घर्षण बोल सकते हैं। तो बल तो कई नाम होते हैं, लेकिन ऑप्शनली क्या होता है, हमने नॉर्मली बेस पे की है कि गति की अवस्था में जो परिवर्तन का कारण है,
हमारी अवस्था में, मैं पॉइंट ए पे हूँ, मान लो मैं अभी यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद मैं कहीं और रहूँ, तो हमारी अवस्था में परिवर्तन हुई। जब हमारी जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण होता है? बल के कारण ही होता है। या तो मैंने बोला बल, धक्का अथवा खिंचाव जो वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, मतलब कि प्रयत्न करता है, वो भी बल कहलाता है। बल को हमने बोला इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश राशि होती है, इसका मात्रक एमकेएस में न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और बीमा होता है mLT⁻²। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक इंट्रोडक्शन रहा था हमारा। आज हम यहाँ तक टॉपिक को अपने एंड करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर 2 में मिलेंगे, इसके आगे से पढ़ेंगे और धमाकेदार इससे हमारे शुरुआत रहेगा। तो आपको हमें विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बहुत से ज़्यादा जानकारी देंगे और आपको यहाँ पे नीट IIT JEE के लेवल के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस कराए जाएंगे और वहाँ तक भी आपको टॉपिक को उठा करके यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं, आपको उससे लेवल के ऊपर तक पढ़ाया जाएगा जो आपको 12th के बाद प्रॉब्लम होती है। जब जाते आप लोग IIT JEE की तैयारी करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और मैंने क्या बताया था, रविवार को मैं 7 बजे शाम को लाइव आएंगे अपने इसी चैनल पे। तो आपके कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी हो तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि मैं रविवार को आ रहे हैं मैथ की ऑप्शनल क्वेश्चन से लेकर के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक। तो सभी लोग तैयार रहिए और लोगों से बता दीजिए कि आकर के जुड़ें उस दिन हमारे साथ, क्योंकि जितना हम उस दिन क्वेश्चन कराएंगे वही बोर्ड 2024 में मैथ के पेपर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।